Hello everyone, this is Ashish Bist, a practicing company secretary from Delhi. Today we are going to discuss about how we filed AOC4 with ROC, Registrar of Companies. So कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, देन हम कुछ टाइप्स बताएंगे आपको, थोड़े से ओवरव्यू देंगे AOC4 का, देन हम थोड़ा सा कंटेंट आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर AOC4 का कंटेंट होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है उसके अंदर. So you can get some help and file AOC4. So पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन फाइल करते हैं. एवरी कंपनी, हर एक कंपनी जो होती है वो AOC4 से फाइल करना होता है, ये मैंडेटरी है और इसको एनुअली फाइल करती है हर एक कंपनी. वेदर इट बी अ वन पर्सन कंपनी, वेदर इट बी अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हर एक कंपनी को ये AOC4 फाइल करना होता है एनुअली. अब टाइम पीरियड क्या होता है इसका फाइल करने का? हर एक कंपनी को विद इन 30 days ऑफ होल्डिंग AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे ही कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग अपनी होल्ड करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको ये फॉर्म AOC4 फाइल करना पड़ेगा. अगर वो फेल होती है इस AOC4 फॉर्म को फाइल करने में विद ROC विद इन 30 days, तो 30 days एक्सपायर होने के जैसे वो 30 days एक्सपायर होते हैं तो उस कंपनी को पर डे बेसिस पे 100 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर उस 30 डेज में वो कंपनी फाइल नहीं कर पाती, कोई कंपनी AOC4, तो उनको 100 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी. अगर 4 दिन लेट हुआ तो 400 रुपये उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी. इस तरह से ये पेनल्टी बहुत हैवी हो जाती है. अगर किसी कंपनी ने अगर 365 डेज लेट फाइल किया ये फॉर्म, तो 365 डेज इंटू 100 जितना अमाउंट आएगा दैट इज़ अ पेनल्टी फॉर AOC4, अगर वो 365 डेज से लेट होती है. और ऐसे ही अगर वो करते करते अगर वो और लेट करती है तो वो इंटू डेज इंटू 100 रुपीज़ इतनी की पेनल्टी पड़ जाएगी. और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने 3 साल से वो AOC4 फाइल नहीं किया, 2-3 साल से फाइल नहीं करा, तो उनको काफ़ी लैक्स में पेनल्टी गई है उनकी. So we always advise you to hire a professional who can guide you in all these compliances. क्योंकि ये सिर्फ AOC4 की बात नहीं है, कंपनीज में there are plenty of compliances जो करने पड़ते हैं कंपनी को. ये तो सिर्फ AOC4 की बात आपको मैंने बताई है. So we always advise you कि आप हायर करना चाहिए आपको प्रोफेशनल को. अब इस फॉर्म के अंदर क्या क्या अटैचमेंट आती है. पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपका आता है उसके अंदर आता है आपका बैलेंस शीट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके जो भी एनेक्शर्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बोर्ड रिपोर्ट हो गया. अब बोर्ड रिपोर्ट का भी जो कंटेंट होते हैं, काफ़ी कंटेंट होते हैं इसके अंदर भी. अगर आपने कोई कंटेंट मिस कर दिया तो इसके लिए भी एक अलग सी पेनल्टी दे रखी है कंपनीज एक्ट में. तो अगेन हायर अ प्रोफेशनल, क्योंकि ये कंप्लायंसेस बहुत ही क्रिटिकल होते हैं. अगर कोई भी चीज़ मिस कर दी तो काफ़ी ह्यूज पेनल्टीज दे रखी है कंपनीज एक्ट के अंदर, लैक्स में पेनल्टीज है अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी इस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. आगे हम बात करते हैं AOC4 के टाइप्स. अब हर एक कंपनी के लिए जो डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी जो है उसका पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको नॉर्मल AOC4 फाइल नहीं करना, आपको XBRL फाइल करना है. दिस वन XBRL, AOC4 XBRL. और वो ये जो XBRL होता है ये काफ़ी एक्सटेंसिव होता है, इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा फिल करनी पड़ती है और काफ़ी ह्यूज डिटेल्स होती है इसके अंदर, काफ़ी एक्सटेंसिव होती है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ये. इसी के साथ साथ आपका CFS भी होता है. अगर इनकेस आपकी कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी भी है तो सब्सिडरी के फाइनेंशियल और आपके फाइनेंशियल जो मेन कंपनी पेरेंट कंपनी है उन दोनों के फाइनेंशियल्स को मिला के एक CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. तो उन दोनों को मिला के एक कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो इस AOC4 में फाइल होगी. ऐसे ही सेम इन द केस अगर NBFC कंपनी है आपकी तो आपके लिए अलग AOC4 प्रेस्क्राइब करा गया है. वैसे अगर आपके NBFC के सब्सिडरी भी है तो सब्सिडरी का भी NBFC विद CFS. तो हर कंपनी जो है हर कंपनी के लिए एक अलग AOC4 प्रेस्क्राइब्ड है एज पर कंपनीज एक्ट. नाउ मूव ऑन टू द फॉर्म के कंटेंट्स किस तरह से है, थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं फॉर्म कैसा होता है क्या नहीं होता. तो ये फॉर्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर सिन फिल करना है, कंपनी का सिन फिल करना है आपको. जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो यहाँ पर प्रीफिल हो जाएगी, जैसे कि ईमेल आईडी या एड्रेस और नेम, ये तीनों चीज़ें प्रीफिल होती है. देन फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर में आपको
किस फाइनेंशियल ईयर का आपकी रिपोर्टिंग करनी है, तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर देंगे। देन आपको डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जिसमें आपने फाइनेंशियल्स अप्रूव करे हैं, तो वो डेट यहाँ फिल कर देंगे। देन नेचर क्या है आपका, अडॉप्टेड है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी है, डालनी है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जिसमें आपने बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करी है, वो डेट भी यहाँ मेंशन करनी है आपको। किस दिन आपके ऑडिटर ने साइन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो आप डेट यहाँ मेंशन करेंगे। देन किस दिन आपकी एजम हुई भी है या नहीं भी हुई है, वो भी आपको मेंशन करना है, यस और नो। इसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज है, इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आपकी जो सब्सिडरी है, इनकेस आप सब्सिडरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे। आप खुद सब्सिडरी है किसी पेरेंट कंपनी है, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। आपने ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन करेंगे कि आपका ऑडिटर कौन है, किस फॉर्म के थ्रू आपने उनको ऑडिट अपॉइंट करा है, उसका एसआरएन यहाँ मेंशन करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। किस टाइप की इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, वो मेंशन करेंगे। कंसोलिडेटेड आप फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी आप यस और नो यहाँ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं, डेटा अपना यहाँ मेंशन करेंगे, यस। अगर यस करते हैं तो यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने कहाँ वो डेटा स्टोर किया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है यहाँ पर। देन ये डेटा फीडिंग की चीज़ें हैं कि आपकी कितने क्या क्या आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, वो यहाँ मेंशन करेंगे आप। ये सारा डेटा फीडिंग की चीज़ें हैं। जो भी आपके फाइनेंशियल्स है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन करेंगे कि आपने कोई शेयर एप्लीकेशन मनी ले रखी है, कोई आपने डिपॉजिट ले रखा है, वो मेंशन करेंगे। कोई कैपिटल रिजर्व है, एज पर बैलेंस शीट सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से बैलेंस शीट से मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ फीड करेंगे सारी चीज़ें। नेटवर्थ कितनी कंपनी की, सिक्योर लोन कितने हैं, आप वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा कैपिटल कोई रेस करी है आपने ड्यूरिंग द ईयर, वो यहाँ मेंशन करेंगे। कोई डिविडेंड दिया है आपने, कोई ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है विद रिलेटेड पार्टी, AS18 एज पर AS18 वो मेंशन करेंगे यहाँ पर। आपके कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल करते हैं, वो मेंशन करेंगे। सर्विसेज कितनी है मेंशन करेंगे। उसका NPCS कोड क्या है, वो मेंशन करेंगे। ये NPCS कोड आपको MCA की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करना है आपको NPCS 4 डिजिट कोड, वो वहाँ से आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना जो आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी कंपनी में CSR एप्लीकेबल है या नहीं है। अब CSR का भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस थ्रेशोल्ड लिमिट में अगर आप आ रहे हैं तो आपको CSR करना जरूरी है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए भी एक वास्ट टॉपिक, ये भी काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो इसका भी हम अगर हो सके तो हम कवर करेंगे इसको आगे आने वाली वीडियोस में। सारी रिपोर्टिंग है ये बेसिकली। CSR अगर आप पे अगर एप्लीकेबल है CSR, तो वो सारी रिपोर्टिंग इसमें होती है। ये आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है एज पर सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है अगर आपने ऐसी ट्रांजेक्शंस कर रखी है तो। देन कम्स CAGA, तो ये इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है आपकी तो आपको ये रिपोर्टिंग देनी है। देन आपका आता है कारो रिपोर्ट। अगर कारो एप्लीकेबल है तो आपको कारो की रिपोर्टिंग देनी है। यहाँ पे आपका यस करते ही पूरी थोड़ी सी कारों की रिपोर्टिंग आ जाती है यहाँ पर कि आपको कारो आप एप्लीकेबल है, तो आप थोड़े बहुत डिस्क्लोजर होते हैं, बहुत देने पड़ते हैं आपको। देन सेक्रेटरियल ऑडिट आप एप्लीकेबल है या नहीं है, उसकी भी रिपोर्टिंग होती है इसमें। डायरेक्टर रिपोर्ट अगर आप अटैच कर रहे हैं तो उसको करना पड़ेगा आपको। अगर आपने देना है तो आप यस करेंगे, वरना अदरवाइज आप नो करेंगे। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप हमेशा डायरेक्टर रिपोर्ट अटैच करें। देन आपको लास्ट में अटैचमेंट देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। देन आपको देनी है यहाँ पर CSR की, अगर CSR एप्लीकेबल है तो। देन डायरेक्टर रिपोर्ट लास्ट में अटैच करनी है आपको। बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डालना है आपको यहाँ पर कि किस बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर से आपने ऑथराइज किया किसी डायरेक्टर को ये फॉर्म फाइल करने के लिए। उनका डायरेक्टर का आप डिजिग्नेशन डालेंगे। देन यहाँ पर उनका आप दिन नंबर डालेंगे। और ये जो कॉलम है तभी आप भरेंगे सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, इन केस आपकी कंपनी जो है स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो आपको ये फिल करने की नीड नहीं है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है, अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो आपको ये फिल करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है तो आपको ये फिल करवाना पड़ेगा, और ये फॉर्म सर्टिफाई होगा बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
या प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, वो सर्टिफाई करेंगे इसको। दिस ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू फाइंड इट helpful, informative. Thank you so much.